दोस्तों, आज हम हाजिर हैं स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी प्रोग्राम के तहत। आज हिंदुस्तान में जमहूरियत, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी के ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत पड़ गई। इससे ज़्यादा ख़राब दौर हम समझते नहीं हो सकता है। आप सोचिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए इस देश की जनता ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। गांधी की अगुवाई में देश का एक बड़ा साम्राज्य जो हमारे देश पर काबिज था, सत्य और हिंसा से उसकी जंग लड़ी गई और इसमें हम कामयाब हुए। और हमारे काफ़ी हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिनको हम आज जानते भी नहीं, याद भी नहीं करते। केरल में मोपला आंदोलन सबसे पहले चला था, जिस आंदोलन में अंग्रेजों को ऐसा कड़ा जवाब मिला था कि केरल के हजारों हजार लोगों को काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया था। और अंडमान में अब जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वो उन आबादी की बड़ी तादाद है, मोपला आबादी की, चूँकि वो काला पानी के बाद वहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिए और जो बचे, जो नस्ल चली वही हैं। हम आज उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जो भगत सिंह ने दी है, बिस्मिल और इशफाकुल्ला खान ने दी है, मुंडा और बत्तख मियाँ ने दी है, हसत मोहानी की भी कुर्बानी को हम याद आज के दिन में करते हैं, उन लाखों उलमाओं के साथ जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। इन कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी मिली और उस वक्त के लीडरान गांधी जी की रहनुमाई में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम और दूसरे बड़े लोगों ने आज़ादी के बाद के लिए नस्बुल-लैन तय किया और इस देश को एक नया संविधान दिया। और उस संविधान में इस मुल्क के लिए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यानी जमहूरियत तय की। ह्यूमन राइट और इंडिविजुअल राइट संविधान में सबसे बड़ा जगह मिला। और वोट राइट हिंदुस्तान के हर शहरी, गरीब, अमीर, पूंजीपति, किसी भी जात से ताल्लुक रखता, किसी से धर्म से ताल्लुक रखता, उसको अता की गई। अब वही डेमोक्रेसी की एक ताकत, एक शक्ति है जो ये मुल्क इतना दिनों से चल रहा है। जबकि आज़ादी के बाद अगर अपने आसपास के मुल्कों का तज्जिया अगर करें तो देखिएगा, वहां पर या तो मुल्क वो उस शक्ल में नहीं है, मुल्क टूट चुका है, डेमोक्रेसी नहीं है, फौजी हुक्मरानी है या राजतंत्र है। लेकिन हिंदुस्तान की यही खूबी इन्हीं वजहों से है कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है और हम इस डेमोक्रेसी के ऊपर अपने दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, इसलिए कि हर बालिग को जो 18 साल से उम्र जिसकी ज्यादा है उसको वोट देने का राइट हमने दिया है। और इसीलिए आज दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की है। आज क्या हो रहा है? आज आप देखिए, डेमोक्रेसी पर एक खतरा आ गया
कि जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो आगे आए। आज जो उन आजादी के रहनुमाओं ने, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने जो शुरू किए थे इस देश की प्रगति के लिए काम, जिसमें मुल्क के विभिन्न सेक्टरों के जो संगठन हैं उनको स्वायत्ता दी थी डेमोक्रेटिक पावर के लिए, चाहे वो संस्थाएं राष्ट्रपति की संस्था हो, पार्लियामेंट की संस्था हो, सुप्रीम कोर्ट की संस्था हो, गवर्नर की संस्था हो, या हाई कोर्ट की संस्था हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, और न जाने कितने संगठन जो इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए सरकार से ऊपर रखी गई, और यह 70 साल तक चलता रहा। आज क्या है, ये सारे संगठन की चूल कह सकते हैं हिल गई है। सबको इस हालत में पैदा कर दिया गया है कि अब ऐसा लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर कोई कोर्ट अंकुश लगा सकता हो, या कोई संगठन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कोई संगठन दिखाई नहीं पड़ता है। अब ऐसे वक्त में गवर्नर्स के जो इंस्टीट्यूशन है उसकी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद उसने तय किया था कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो जायज तरीका हो या नाजायज तरीका हो, डेमोक्रेटिक हो, अनडेमोक्रेटिक हो, हिटलरशाही हो, किसी भी तरह हो, इस देश की सभी प्रदेश सरकारों को और केंद्र की सरकारों पर हम काबिज हो जाएंगे। ठीक है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस मुल्क में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, 77 में परिवर्तन नहीं हुए। कांग्रेस ने स्वीकार किया डेमोक्रेसी को। कई सरकारें बनी जो कांग्रेस के विरोधी थी, लेकिन हमने कोई गिराने का काम नहीं किया। राज्य सरकारें कांग्रेस के केंद्र में सरकार रहने के बावजूद संवैधानिक तरीके से चलती रहीं। लेकिन आज क्या है, आज आप किसी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो गोवा की सरकार हो, मणिपुर की सरकार हो, कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो। जिस तरह आप डेमोक्रेसी के नाम पर नंगा नाच करके आप कांग्रेस की सरकारों को गिरा रहे हैं, इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। अब देखिए, डेमोक्रेसी में अगर आप देखिए तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले जो शक्ति दी गई है हमारे डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी में शक्ति दी गई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट के नेता को, जो पार्लियामेंट का नेता है या राज्य विधानसभाओं का नेता है, जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, उसको शक्ति है, उसकी कैबिनेट को शक्ति है, और वो कैबिनेट के निर्णय सब पर लागू हैं। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान में राष्ट्रपति को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है, लेकिन वो कैबिनेट के डिसीजन को नहीं बदल सकता। कैबिनेट के डिसीजन पर अगर उसकी सहमति नहीं हो तो एक आध बार वापस कर सकता है। ये तो हम 5वीं क्लास में भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। यानी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कैबिनेट को सबसे अधिक पावर है, और राष्ट्रपति को या राज्य के गवर्नर को उनके ऑर्डर को ही इंप्लीमेंट करने के लिए उनको सहमति देनी पड़ती है। अब आज क्या है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट या असेंबली का चलना, या वहीं आवाजें उठाना, या देश के लिए, प्रदेशों के लिए नीतियों का गठन करना, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कई राज्यों में जिस तरह से ये सरकारें गिरा रहे हैं, ये पहले से स्वाभाविक था, संभावित था। लोग समझ रहे थे कि अब ये राजस्थान की सरकारों को भी गिराने के लिए कोशिश करेंगे। आस्तीन के सांप हर जगह हैं जो बिक जाते हैं, जिनका सदियों से इतिहास रहा है बिकने का, देश को कमजोर करने का। मीर जाफर हर जगह पाए जाते हैं।
कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनल फायदे के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, जो देश हित में नहीं है। अब उनकी सहायता से आप सरकारें गिरा रहे हैं। गवर्नर के संवैधानिक स्थान को आप एक पार्टी के संगठन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप देखा महाराष्ट्र में कैसा हुआ? 6 बजे सुबह में सरकार गवर्नर ने ओथ करा दी। कैसे करा दी भाई? जिसको मेजोरिटी नहीं और एक दिन में इस्तीफा देना पड़ गया शाम होते होते। और दूसरों के लिए अब आज आप मध्य प्रदेश का मिसाल ले लीजिए। आपने सरकारें गिराने के लिए, तोड़ने के लिए आपने हर तरह के जाल बुने और आपको उस वक्त कोरोना नहीं पड़ा नजर कहीं नजर नहीं आया कोरोना। आपने और कोर्ट ने भी हाउस चलने की बात की और हाउस में सरकार गिर गई। ठीक है, हमने स्वीकार लिया। लेकिन आज जब राजस्थान की कैबिनेट राज्यपाल को अपनी अनुशंसा हाउस चलाने के लिए, डेट निर्धारित करने के लिए भेजती है, तो आप नहीं मान रहे? आप वहीं पर आप कह रहे हैं हाउस कोरोना का बहाना। अरे भैया, कोरोना में आप पूरी चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के 200 कार्यकर्ता को कोरोना हो गया और अभी भी मालूम हुआ कि बिहार की सेशन होगी और चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अधिकारी बड़े पैमाने पर कोरोना के शिकार हो गए और कोरोना की कोई व्यवस्था वहां नहीं है, कहीं भी नहीं है। लोग हाहाकार में हैं, मरने के लिए विवश हैं, कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं है। यह हाल बिहार की है, लेकिन आप चुनाव की तैयारी में बुरी तरह से लगे हुए हैं। और राजस्थान में जब 2 दिन का सेशन, 3 दिन का सेशन बुलाने की बात की जा रही है, जो आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, सरकार को कॉन्फिडेंस है। आप डेली रोड पर कहते हैं कि सरकार को नहीं है। कल भी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो हम मेजोरिटी शो करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। तो आप हाउस क्यों नहीं चलने देते? क्यों नहीं हाउस बुला रहे हैं? क्योंकि आपके दिल में खोट है। आप टाइम लेके अपने ईडी, अपने इनकम टैक्स, अपने दूसरी संस्थाओं का नाजायज इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ने की साजिश करना चाहते हैं। उसके लिए आप गवर्नर हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए अफसोसनाक और बहुत दुखद है। इसलिए हम आज आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अशोक गहलोत जी के कैबिनेट के डिसीजन को मानते हुए आप फौरन आहूत कीजिए असेंबली का सेशन, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और वो भी नंगे हो जाएं जो आस्तीन के सांप हैं। और आप इसलिए क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप राज्यसभा के मेंबरों के ओथ तो राज्यसभा के हॉल में करा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, और आप मध्य प्रदेश में उसी कोरोना में सरकार गिराई और नए सरकार बनाने के लिए आंदोलन भी किया, और ओथ के बाद जो खुशियों का इजहार करने के लिए बड़े बड़े जलसे किए। और आज उसी चीफ मिनिस्टर, आप बगल के राज्य में आप नया ओथ, आप हाउस नहीं चलने की आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों? आपका दिल खराब है, आप डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। आपकी इन्हीं बातों को देखकर कभी लगता है कि इस डेमोक्रेसी को खतरा हो गया। लेकिन ये आप होशियार हो जाइए। देश की जनता ने जो अपनी कुर्बानियां देकर इस देश में डेमोक्रेसी, आज़ादी बरकरार की है, एक बार फिर वो तैयार हो जाएंगे इस देश की आज़ादी और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, और आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी। आप यहां डेमोक्रेसी को कमजोर मत कीजिए। ये शौक मत पालिए कि पूरे हिंदुस्तान पर हम ही हुकूमत करेंगे। ये हिंदुस्तान डिफरेंट कल्चर के लोगों का बना हुआ है, डिफरेंट धर्म के लोगों का बना हुआ है। हर जगह ठीक है, सरकारें हैं, डेमोक्रेसी होती है, चुनाव होता है, चुनाव से जो जीत के आते हैं उनके हाथों में सत्ता होनी चाहिए। आप जबरदस्ती चाहिएगा
कि सत्ता हमारे हाथ में हो, चाहे वो आप जीत के आए या ना आए। अरे आप जीत के तो आए केंद्र में, कहां सत्ता आपको परिवर्तन नहीं किया गया, आपको सत्ता आपके हाथ में। राज्यों के लिए आप खिलवाड़ मत कीजिए, ये डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान आजादी के टाइम में समझिए कि 500 से ज्यादा राज्य थीं। उन राज्यों को तोड़कर आज ये देश बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, भारत का नक्शा, आप इस नक्शे को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं अब कि आप राजस्थान का हाउस को चलने की महामहिम राज्यपाल जी अनुमति दीजिए और आप अपनी जिद को छोड़ दीजिए। आपने संविधान का कसम खाया, उस पर अमल कीजिए और संविधान की रक्षा कीजिए। बहुत धन्यवाद।